नमस्कार। अर्जुना क्लासेस के CGPSC मेंस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक पर चर्चा की है, परंतु कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिनको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किए गए हैं, परंतु 3 साल 4 साल में कभी कभार जो है इन खंडों से भी प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे ही एक खंड है जिसको हम पढ़ते हैं आत्महत्या का सिद्धांत कहते हैं, जिसको इमाइल दुर्खिम ने दिया था। तो इस पर भी एक बार प्रश्न पूछा गया 8 नंबर में जो है। ठीक, तो आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे आखिर आत्महत्या का सिद्धांत आखिर होता क्या है। इस सिद्धांत पर पहुंचने से पहले हम बात करेंगे कि आखिर आत्महत्या क्या है, उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। आत्महत्या काफ़ी चर्चित है और हमारे न्यूज़ में, अखबार में आपको इसके बारे में अलग अलग घटनाएं हमें प्राप्त होता है। ठीक, और उससे अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। आखिर इस सिद्धांत में इमाइल दुर्खिम क्या बताते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं आत्महत्या, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सुसाइड। ठीक है, तो जो आत्महत्या है, ध्यान रखना ये जो टॉपिक है, ये आत्महत्या शब्द से अंग्रेजी भाषा के सुसाइड का हिंदी पर्याय है। ठीक, इसमें सुई का मतलब होता है, ठीक है, स्वयं। ठीक है, और साइड का मतलब होता है हत्या। ठीक है, यानी शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि सुसाइड का अर्थ होता है जब व्यक्ति स्वयं अपनी हत्या कर ले, अर्थात जब व्यक्ति स्वयं अपनी हत्या कर ले तो उसे आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे आत्महत्या कहते हैं, यानी जब व्यक्ति अपने आप क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये स्थिति क्या है, शाब्दिक उत्पत्ति के आधार हम कह सकते हैं कि आत्महत्या क्या है, जब व्यक्ति स्वयं अपनी हत्या कर लेता है। ठीक है, अपने आप को अंत कर लेता है, उस स्थिति को कहते हैं आत्महत्या कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो इस अवधारणा को जो है, ठीक है, इमाइल दुर्खिम द्वारा जो है प्रस्तुत करने पूर्व जो मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि जो आत्महत्या की जो अवस्था होता है क्या है, इसके लिए व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दशा इसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि इस पर काम करने से पहले, इस पर सिद्धांत प्रस्तुत करने के पहले किनके द्वारा, इमाइल दुर्खिम द्वारा। इसका नाम पर जान लो, समाजशास्त्री का इमाइल दुर्खिम। तो इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र के पितामह कहते हैं। ठीक है, तो जो अगस्ट काम्ट हैं उन्हीं के देश के, यानी कि फ्रांस से ही कौन आते हैं, इमाइल दुर्खिम आते हैं, और इन्होंने क्या दिया है, आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। ठीक, तो इन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, उसके पहले जो है आत्महत्या को लेकर जो है जो मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि आत्महत्या जो है क्या है, उसके लिए एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा उसके लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। और वो मानते थे कि एक व्यक्ति में, ठीक है, अपनी जो कह सकते हैं जो दबाव झेलने की क्षमता यदि कम होती है अथवा ज़्यादा होती है, उसके आधार पर व्यक्ति आत्महत्या करता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अलग अलग परिस्थितियां जो समाज में उत्पन्न होती हैं, उन परिस्थितियों को अपने आप को अनुकूलन नहीं कर पाता है, वो अपने दबाव को उस दबाव को झेल नहीं पाया, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो आत्महत्या कर लेता है। कौन मानते हैं, मनोवैज्ञानिक मानते हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ पर इमाइल दुर्खिम है वो मानते हैं कि आत्महत्या जो है के लिए मनोवैज्ञानिक कारण उत्तरदायी नहीं है, बल्कि उसके लिए सामाजिक कारण उसके लिए उत्तरदायी होता है, और इसीलिए इमाइल दुर्खिम आत्महत्या को जो है एक सामाजिक तथ्य कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो क्या बात की, पहला बात इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हमने इसके शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर बात की है कि जब व्यक्ति स्वयं अपनी हत्या कर ले तो उसे आत्महत्या कहते हैं। ठीक, दूसरी बात हम क्या किए, तो इनके द्वारा विचार देने के पहले किसने, मनोवैज्ञानिकों द्वारा माना जाता था कि एक व्यक्ति में जो है आत्महत्या करने कुछ तत्व क्या होते हैं, उनके मस्तिष्क में ही क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। जो व्यक्ति दबाव कम झेल पाता है वो जल्दी आत्महत्या कर लेता है, जो व्यक्ति दबाव अधिक समय तक क्या है झेल पाता है वो आत्महत्या नहीं करता है। किनका मानना था, मनोवैज्ञानिकों का। तो यहाँ पर दुर्खिम आते हैं, और दुर्खिम आया, और दुर्खिम आने के बाद कहते हैं कि एक व्यक्ति में जो है आत्महत्या गुण नहीं होता है, बल्कि उसके क्या है, उसके लिए सामाजिक कारक उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, और इसलिए इन्होंने कहा कि आत्महत्या के लिए आत्महत्या क्या है, सामाजिक तथ्य है। और वो इसके परिभाषित करते हैं कि आत्महत्या, परिभाषा दी इन्होंने कि आत्महत्या व्यक्ति की वह सचेतन क्रिया है, व्यक्ति की वह सचेतन क्रिया है जब वो अपने इस कृत्य से, अपने इस
कृत्य से जान खो बैठता है। ठीक है, तो इनका मानना है कि किसका है, सचेतन प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सचेतन। सचेतन का मतलब होता है कि इस क्रिया मतलब उस काम के पश्चात क्या होगा, वो जीवित रहेगा तो मर जाएगा, तो उसके बारे में क्या होता है, उसको जानकारी होता है। मतलब ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, उस काम से क्या होगा, मैं क्या हो जाऊँगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उस चीज़ से क्या होता है, वह व्यक्ति जागरूक होता है, उसको जानता है, उसके बावजूद भी क्या करता है, वो कार्य करता है, उस कार्य करता है, करने के पश्चात क्या है, वो अपनी जान को खो बैठता है। तो उस स्थिति क्या कहेंगे, आत्महत्या उसे जो है कहा जाएगा। क्लियर है। अब इन्होंने जो है केवल जो मनोवैज्ञानिकों का जो शोध था उस पर जो उन्होंने काम नहीं किए, साथ साथ इन्होंने लगभग 20,000, ठीक, कहाँ के, फ्रांस में, देखिए इन्होंने फ्रांस में 20,000 आत्महत्याओं का अध्ययन किया। 20,000 आत्महत्याओं का अध्ययन किया, ठीक। और अध्ययन करने के पश्चात उनको जो है कुछ प्रमुख जो है आंकड़े प्राप्त यहाँ पर होते हैं, ठीक। तो उन आंकड़ों को एक चार्ट से यहाँ पर समझते हैं, ठीक, कि क्या क्या आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक। जैसे कि जो कैथोलिक जो मत को मानने वाले जो लोग हैं, ठीक है, कैथोलिक हैं, उनके मत को मानने वाले की तुलना में जो प्रोटेस्टेंट है उनके द्वारा आत्महत्या ज़्यादा किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार जो है जो व्यक्ति नागरिकों की तुलना में, जो नागरिक हैं, ठीक है, उनके तुलना में कौन, जो सैनिक के जवान हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। तो ऐसे उनके जो शोध में ऐसे परिणाम सामने आते हैं, ठीक। तो कितने अध्ययन किया उन्होंने, 20,000 आत्महत्याओं का अध्ययन किया। उन हत्याओं के साथ कुछ निष्कर्ष, कुछ आंकड़े प्राप्त होते हैं, आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक, आंकड़े प्राप्त हुए। क्या आंकड़े थे, तो इन आंकड़ों में जो पहला था कि जो महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करता है, ठीक है। लोग सर्दी की तुलना में गर्मी में ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। नागरिकों की तुलना में जो सैनिक होते हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, ठीक। तो क्या है, महिलाओं की तुलना में पुरुष, सर्दी की तुलना में गर्मी में, नागरिकों की तुलना में कौन, सैनिक ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा जो विवाहित हैं उनके तुलना में जो अविवाहित हैं, जो सिंगल हैं, अविवाहित अथवा सिंगल हैं, वो ज़्यादा क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। उससे ऊपर से कैथोलिक मत को मानने वाले की तुलना में जो प्रोटेस्टेंट है वो ज़्यादा क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो इनमें आत्महत्या की जो दरें क्या होती है, तीव्र होती है, ज़्यादा लोग इनमें आत्महत्या करने को देखने को हमको मिलता है। तो क्या थे इनके, ये अध्ययन के पश्चात प्राप्त आंकड़े थे। अब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर उन्होंने देखा कि जो फ्रांस जो देश है, उस देश में हर साल जो आत्महत्या हो रहा है वो क्या है, वो समान रहती है। क्लियर है। तो हमने क्या क्या देखा, पहले अर्थ देखे, दूसरा हमने इमाइल दुर्खिम के अनुसार क्या परिभाषा देखे, और उन्होंने 20,000 क्या है आत्महत्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात कुछ आंकड़े प्राप्त करते हैं कि कौन सा वर्ग ज़्यादा आत्महत्या करता है, ठीक। और इसी आधार पर वो कहते हैं कि इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहते हैं कि आत्महत्या के लिए एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दशाएँ जो है क्या है उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, इसके लिए सामाजिक दशाएं क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और इन आधारों पर जिन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उससे बोलते हैं आत्महत्या का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर समझिए क्या है, आगे क्या बोलते हैं, तो किसी समाज के संचालन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी समाज संचालन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। समाज का संचालन के लिए, ठीक, तो क्या आवश्यकता होती है, तो पहला वो चीज़ है जिसको हम बोलते हैं, एक है एकीकरण और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नियंत्रण, ठीक। तो इन दोनों के उपस्थिति में ही किसी समाज का संचालन किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझिए एकीकरण का मतलब क्या है, तो यदि समाज में, इधर हम लिख देते हैं, ठीक, यदि समाज में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिर इसमें बांट देता हूँ यहाँ पर जो है, तो एकीकरण यदि समाज में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यदि समाज में क्या है, एकीकरण ज़्यादा हो रहा है, ठीक, तो उस कारण से एक आत्महत्या होता है, उसे बोलते हैं, उसे बोलेंगे परार्थवादी आत्महत्या। और दूसरा, यदि समाज में एकीकरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है,
कम होने की स्थिति में जो निर्मित आत्महत्या है उसे हम कहते हैं, ठीक, अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या, क्लियर है। उसी प्रकार से यदि समाज में क्या हो रहा है, नियंत्रण अधिक हो रहा है, ठीक है, समाज में नियंत्रण अधिक हो रहा है, तो उस स्थिति को बोलते हैं भाग्यवादी आत्महत्या, ठीक है, भाग्यवादी आत्महत्या। और यदि समाज में नियंत्रण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समाज में जो लोगों का व्यवहार है, अंतःक्रिया है, उसको नियंत्रित करने काम क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, यानी जो संस्थाएं हैं वो अपने प्रभाव क्या हो गए, वो अप्रभावित हो रहे हैं। जो कानून व्यवस्था है, सामाजिक नियम है, मूल्य है, रीति रिवाज है, ठीक है, संस्कृति है, धर्म है, तो उनका प्रभाव क्या हो रहा है, उनका जो द्वारा जो नियंत्रण होता था वो नियंत्रण क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, बहुत ही शिथिल हो गए। तो उस स्थिति में एक चौथा आत्महत्या जो निर्मित होता है उसे बोलते हैं प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। तो इस प्रकार से, ठीक, किसने, इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 प्रकार यहाँ पर बताते हैं। पहला कौन सा यहाँ पर है, परार्थवादी, अहमवादी, भाग्यवादी, और चौथा है प्रतिमानहीनतावादी क्या है, आत्महत्या। क्लियर है। अब यहाँ पर एक एक को समझते हैं, फिर इसमें घुमा फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर जो है कि क्या क्या बताया आपको। पहला हम देखिए कि सुसाइड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जब व्यक्ति स्वयं अपनी जान ले लेता है, अपनी इसके कारण क्या होता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसे हम बोलेंगे आत्महत्या। इसके पश्चात हम देखिए मनोवैज्ञानिक लोग क्या मानते थे कि व्यक्ति में ही क्या होता है, उनमें कह सकते हैं कि आत्महत्या करने क्या है, उसमें तत्व निहित होता है, व्यक्ति में निहित होता है, और इस कारण क्या करता है, वो आत्महत्या कर लेता है। परंतु जो इमाइल दुर्खिम हुए, उन्होंने इस विचार को स्वीकार नहीं किए और उन्होंने कहा कि आत्महत्या के लिए जो क्या है, समाज उत्तरदायी होता है, और इसलिए उन्होंने परिभाषा करते हैं कि एक व्यक्ति की आत्महत्या, व्यक्ति वो सचेतन क्रिया है जिसको करने के पश्चात वो अपनी जान दे देता है, जान गंवा बैठता है, उसे आत्महत्या कहा जाता है। किसने कहा, इमाइल दुर्खिम ने। और उन्होंने जो है फिर 20,000 से अधिक क्या है, आत्महत्याओं का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के पश्चात कुछ प्रमुख आंकड़ों को प्रस्तुत किए, कुछ आंकड़े उनको प्राप्त हुए, जैसे महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा आत्महत्या गुण पाया जाता है, सर्दी की तुलना में लोग गर्मी में ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, नागरिकों की तुलना में जो सैनिक हैं वो उनमें आत्महत्या ज़्यादा होती है। आप देखते हैं कि पुलिस वाले हैं या सैनिक हैं, क्या करते हैं, अपने ही पिस्तौल में, अपने जो AK-47 रहता है उसमें गोली मार दी, अपने साथी गोली मार दी। उसके बाद क्या है, विवाहितों की तुलना में ध्यान रखना, सावधान रहना, जो विवाहित नहीं है, तो सिंगल लोग क्या करते हैं, ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। कैथोलिक की तुलना में जो प्रोटेस्टेंट धर्म के या जो मत के मानने वाले हैं वो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। क्या था इनका, ये रिपोर्ट इनको प्राप्त हुआ। इन रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने सिद्धांत जो प्रस्तुत करते हैं उसको बोलते हैं आत्महत्या का सिद्धांत। और उस आत्महत्या सिद्धांत को उन्होंने 2 आधार पर प्रस्तुत करते हैं, एक है एकीकरण और दूसरा है नियंत्रण के आधार पर। जब समाज में एकीकरण ज़्यादा होता है, लोग क्या है, एक समाज के लिए जो क्या है मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतना ज़्यादा एकीकरण हो गया, तो उस स्थिति में परार्थवादी आत्महत्या होता है। अगर समाज में एकीकरण क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, लोग साथ में काम करना नहीं चाहते हैं, उस स्थिति में अहमवादी, मतलब स्वार्थ की भावना क्या है, ज़्यादा हो गया, उस स्थिति में अहमवादी आत्महत्या। फिर है जब समाज में नियंत्रण क्या होता है, अधिक होता है, तो उस स्थिति में भाग्यवादी आत्महत्या, और नियंत्रण कम होता है उसके कारण होता है प्रतिमानहीनता संबंधी आत्महत्या होती है। ठीक, अब इसको अलग से हम लिख सकते हैं इसको। तो पहला इसमें हम देखेंगे जो है वो है परार्थवादी आत्महत्या। ठीक है, परार्थवादी आत्महत्या। तो इसमें हम पहले हाथ ले लेते हैं परार्थवादी आत्महत्या। ठीक है, तो भाई देखिए परार्थवादी आत्महत्या को आप बता सकते हैं कि जब समाज में एकीकरण का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है। समाज में क्या, समाज में एकीकरण बहुत ही, एकीकरण का स्तर बहुत ही अधिक हो गया या अधिक हो रहा है। ठीक है, बहुत अधिक हो रहा है, और इस स्थिति में व्यक्ति समाज के जो मूल्य हैं, समाज में होने वाली हर एक घटना को अपने आप से जोड़ कर देखता है, और वो समाज में यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके समाज के विरुद्ध यदि कोई बोलता है, कोई भी चीज़ ऐसा कह दिया, तो उसको लगता है भाई इससे मेरे समाज क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मेरे समाज के लिए बुराई कर रहा है, मेरे समाज के लिए नुकसान है। तो उन स्थिति से जब वो क्या करता है, अपने आप को जो है उस स्थिति में जो है उस अवस्था को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो अपने आप क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक, जैसे क्या कहेंगे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं जैसे जो फिदाइन होते हैं, ठीक है, जो फिदाइन हैं,
ठीक। तो इनके द्वारा की जाने वाली जो आत्महत्या है उसको बोलते हैं हम जो है उसे बोलेंगे परार्थवादी आत्महत्या उसे कहा जाएगा जो है, ठीक। तो फिदाइन है या किसी धर्म को काफ़ी ज़्यादा मान रहे हैं और उस धर्म के लोग क्या है अपने धर्म के कह सकते हैं सुरक्षा के लिए अपनी आत्महत्या कर देते हैं, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे जो है परार्थवादी आत्महत्या कहा जाएगा जो है, ठीक। तो ये हमने पहला में देख गया था परार्थवादी। उदाहरण की से देखें फिदाइन है। फिदाइन जो आतंकवादी जो संगठन है या हम कह सकते हैं मानव बम कह सकते हैं, मानव बम के रूप में अपने आप को विस्फोट के माध्यम से समाप्त कर लिया, मानव बम के रूप में। और एग्जाम्पल आप डालना चाहें डाल सकते हैं, जैसे जौहर प्रथा है, आपने सुना होगा जौहर प्रथा है। तो क्या है इसका, तो जौहर प्रथा क्या होता है कि तो जो महिला है, ठीक है, वो अपने जो समाज है कह सकते हैं अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा क्या करता है, वो अग्नि में कूद कर अपनी जान दे देता है। तो उसको हम इसमें शामिल करते हैं, इसमें परार्थवादी आत्महत्या में शामिल किया जाता है। दूसरा हम जो बात करें उसको बोलते हैं अहमवादी आत्महत्या, ठीक है। दूसरा है अहम। तो देखें क्यों उत्पन्न होगा, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अहमवादी आत्महत्या तब उत्पन्न होता है जब समाज में जो एकीकरण का जो स्तर है क्या हुआ है, बहुत ही कम हो रहा है, ठीक। तो उसे हम बोलेंगे अहमवादी आत्महत्या उसे कहा जाता है, ठीक। अहमवादी आत्महत्या, तो उसे क्या लिख सकते हैं अहमवादी आत्महत्या में, अहमवादी आत्महत्या। तो जब समाज में एकीकरण का स्तर निम्न हो जाता है इस कारण निम्न हो जाता है तथा समाज में व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही कार्य करता है। तो उस स्थिति में होने वाली आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या कहते हैं, ठीक। तो ये आपको लिखना रहेगा और आपको साथ क्या है एक उसका उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा, जैसे ठीक है परीक्षा में असफल हो गया। तो आप देखते हैं 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम था, 12वीं एग्ज़ाम था, उसमें परीक्षा में एक लड़की फेल हो गई, उसने क्या कर लिया आत्महत्या कर लिया। पीएससी फेल हो गए आत्महत्या कर लिया। तो क्या है, तो उसके बाद क्या है, तो क्या था समाज में क्या है एकीकरण है, मतलब उस व्यक्ति मतलब उस लड़की का किस तरह पढ़ाई हो रहा है, क्या उस सही तरीके से अध्ययन में उनको सहायता मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, क्या उस जो परिवार के सदस्य हैं क्या उनसे समय पर मिलते हैं अथवा नहीं मिलते हैं। तो जो ये स्थिति क्या है वो वहाँ पर बहुत ही नगण्य रहता है, मतलब लड़की कर क्या रही है उसको लेकर जो है उसे हो सकता है परिवार के सदस्य कह सकते हैं अथवा समाज कह सकते हैं, उसके प्रति उतना जागरूक नहीं होते हैं, ठीक। तो उस स्थिति में क्या होता है आत्महत्या कर लिए। तो परीक्षा में असफल होना, प्रेम में असफल होना, ठीक है बहुत चर्चित नाम है, ठीक है। तो प्रेम में असफल हो गया, तो एक तरफा प्यार कर रहा था और उसके कारण क्या कर लिया, जब उसको पता चला सामने उससे प्रेम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में क्या कर लिया आत्महत्या कर लिया। व्यापार में असफल हो गया, व्यापार में असफल हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, इस कारण से जो उत्पन्न जो स्थिति होगा या आत्महत्या होगा उसको बोलेंगे अहमवादी आत्महत्या से कहा जाएगा जो है। क्लियर है। और उसके साथ बात करेंगे इसमें नेक्स्ट है इसमें भाग्यवादी। नेक्स्ट है तीसरा है भाग्यवादी आत्महत्या। तो इसमें क्या बताएंगे, तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं जब समाज में क्या लिखें यहाँ पे नियंत्रण, जब समाज में सामाजिक नियंत्रण क्या होते हैं अधिक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है कड़ाई हो रहा है, नियमों को क्या है अनुपालन कराया जा रहा है, तो उस स्थिति में उत्पन्न या होने वाली आत्महत्या को हम बोलेंगे भाग्यवादी आत्महत्या उसको कहा जाएगा जो है, ठीक है। नेक्स्ट है भाग्यवादी आत्महत्या कब, जब समाज में क्या हो रहा है जब सामाजिक नियंत्रण अत्यधिक हो जाता है जिसके कारण होने वाली आत्महत्या को क्या कहेंगे भाग्यवादी
आत्महत्या कहते हैं। ठीक, तो ये हम बता सकते हैं। फिर एक उदाहरण आपको डालना पड़ेगा। क्या उदाहरण? जैसे एग्जाम्पल के लिए तो भाग्यवादी। तो भाग्यवादी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर जो है, जैसे कि जो कैदी हैं, ठीक है, जो कैदी हैं, जो दास हैं, ठीक, तो जो जेल में बंद कैदी हैं तो वो जो आत्महत्या करते हैं उस आत्महत्या मूल्य क्या है? भाग्यवादी। तो बहुत ज़्यादा क्या कड़ाई किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? दास हैं। तो जो दास जो गुलाम के रूप में रखे गए हैं, ठीक, मतलब उनके सारे अधिकारों क्या है, एक व्यक्ति ने एक संगठन के अपने पास रख लिया है। ठीक, तो ये क्या है, उसको पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है उसको काम करने का, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, अपने मांग को, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का। तो उस स्थिति में क्या कर लेता है? वो आत्महत्या कर लेता है। उसे हम बोलते हैं भाग्यवादी आत्महत्या। क्लियर है? और फिर आखिरी में जो चौथा है उसे बोलते हैं प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। चौथा है प्रतिमानहीनता। ठीक है, चौथा हम लिखेंगे वो है प्रतिमान। ठीक, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। तो देखो प्रतिमान का मतलब होता है सामाजिक जो मूल्य है, नियम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यानी सामाजिक जब नियंत्रण, जब समाज में सामाजिक नियंत्रण क्या हो गया? शिथिल हो गया। नियंत्रण क्या हो गया? शिथिल हो गया, कमज़ोर हो गया, शिथिल कमज़ोर हो गया। और जब शिथिल कमज़ोर हो जाएगा तो एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है, दूसरे व्यक्ति क्या काम कर रहा है, मतलब उसके काम सही है अथवा गलत है, उसका निर्धारण करने जो संस्थाएं होते हैं उन संस्थानों का प्रभाव क्या हो गया? बहुत ही शिथिल हो गया, कमज़ोर हो गया। और उस कमज़ोर होने के कारण एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसे बोलेंगे प्रतिमानहीनता संबंधी आत्महत्या या प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या उसे कहा जाएगा। यानी प्रतिमान मतलब समझे ना, जो कानून है, नियम है, जो पुलिस है, कोर्ट है, न्यायालय है, तो ये क्या है, इनका प्रभाव क्या हो गया? शिथिल हो गया, कमज़ोर हो गए। तो जैसे जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई थाना में जो काम एक व्यक्ति यदि जाता है, उसको शिकायत लेकर जाता है, लेकिन उसका शिकायत को सुना नहीं जाता है, और उसी कारण क्या हो गया, वो व्यक्ति जो क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। क्या कहलाएगा? प्रतिमान है। तो प्रतिमान तो क्या है? जो नियम है, मूल्य हैं, ठीक है, जो कानून है वो क्या है? शिथिल हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक, एक व्यक्ति जो क्या है, दोषी है, ठीक है, तो दोषी क्या कर रहे हैं? तो दोषी को क्या हो रहा है वहाँ पर जो है, उसको जो है सही ठहराया जा रहा है, और जो क्या है निर्दोष है उसको दोषी ठहराया जा रहा है। तो उस स्थिति में क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। तो उसे बोलेंगे प्रतिमानहीनता संबंधी आत्महत्या कहा जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो इमाइल दुर्खिम है उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत को प्रतिपादित किए। सिद्धांत क्या है? तो ये देखिए यहाँ पर जो है समाज संचालन दो आधार पर होता है, एकीकरण और दूसरा नियंत्रण। एकीकरण अधिक हो गया परार्थवादी, कम हो गया अहमवादी। नियंत्रण ज़्यादा हो गया भाग्यवादी, कम हो गया प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या होती है। तो कितना हो गया? तो आत्महत्या के 4 प्रकार किसने बताया? इमाइल दुर्खिम में जो है। ठीक, तो इस सिद्धांत को हम बोलते हैं आत्महत्या का सिद्धांत। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? इमाइल दुर्खिम ने, जो कि आधुनिक समाजशास्त्र के पितामह हैं। ठीक, तो उन्होंने अपने अध्ययन में जो आंकड़े प्राप्त करते हैं उससे पहले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता था, और तत्पश्चात जब दुर्खिम ने सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उसको सामाजिक तथ्य कहे। 20 से आत्महत्याओं का अध्ययन किए, और अध्ययन करने के पश्चात कुछ प्रमुख आंकड़े प्राप्त होते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि समाज संचालन 2 आधार पर होता है, एकीकरण और दूसरा नियंत्रण। अधिक कमी के आधार पर जो है इसमें 4 आत्महत्या के प्रकार उन्होंने बताया जो है। ठीक, तो इसको कंप्लीट जो हमने जो बात की है इसको बोलेंगे आत्महत्या का सिद्धांत से कहा जाएगा। मेंस में कितने नंबर के लिए आया है? तो 2013 जो 14 सत्र था उसमें 8 नंबर के लिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। मुख्य सिलेबस में शामिल नहीं है, परंतु इसे व्यक्ति एवं समाज वाला जो टॉपिक 3 है वहाँ पर इसको शामिल करके हम पढ़ यहाँ पर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा जो प्रश्न आपका समाजशास्त्र में पूछा गया था जो सिलेबस में नहीं था, ठीक, वो था पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी आधुनिक कारकों पर चर्चा कीजिए, या कारकों पर चर्चा कीजिए। कितने नंबर? 10 नंबर पूछा गया था 2017 में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो है पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी आधुनिक कारक। तो ये पूछा गया था कितने नंबर? 10 नंबर के लिए। ठीक है, 10 अंक के लिए 2017 में। ठीक है, तो क्या क्या बताना रहेगा इसमें जो है? तो पहले आपको बताना होगा कि परिवार क्या होता है, और फिर सीधा हमारे पॉइंट में आएंगे क्या कारक, क्या किन कारणों से क्या होता है
आधुनिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं परिवार क्या होता है। तो परिवार यदि आपको किसी समाजशास्त्री का यदि क्या है परिभाषा याद है तो आप उसको शामिल कर सकते हैं, अन्यथा आप सामान्य अर्थ यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर है? फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, जो आज मैं जो बता रहा हूँ ये सिलेबस में लिखा तो नहीं है, परंतु इसको जो है 3 साल 4 साल के अंतराल में कभी कभी यहाँ पर सवाल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात करें आत्महत्या से ध्यान देखें। दूसरा हम बात कर रहे हैं पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी आधुनिक कारक कौन से हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, और उसके पश्चात एक और प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक प्रघटना क्या है, सोशल फिनोमिना क्या होता है, उस पर हम बात यहाँ पर करेंगे जो है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं परिवार क्या होता है। तो परिवार, एक विद्वान है उनका नाम मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, ठीक है, पहले हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। ठीक, तो क्या कहते हैं ये परिवार निश्चित यौन संबंध, परिवार पर्याप्त ऐसा लिखे, पर्याप्त यौन संबंध से परिभाषित ऐसा समूह है जो जनन एवं बच्चों का पालन पोषण का कार्य करता है। तो आप इनके परिभाषा शामिल कर सकते हैं। परिवार पर्याप्त या निश्चित यौन संबंध से परिभाषित ऐसा समूह है जो जनन, जहाँ बच्चों क्या होगा, जन्म होगा, और बच्चों क्या होगा, लालन पालन या लालन पोषण का कार्य जहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इनके परिभाषा में देख लें। ये सामान्य बता सकते हैं परिवार एक ऐसा समूह है जहाँ पर जो है 2 या 2 से अधिक सदस्यों से निर्मित होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे से साथ में रहकर कार्य करते हैं। तो आप उस रूप में भी इसको आप जो है लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या देखिए, एक सामान्य हम क्या बता दिए, इसके अर्थ अथवा इसके परिभाषा हमने यहाँ पर बता दिए। यानी कि इस प्रश्न में आपको शुरुआत में बताना है कि परिवार क्या होता है, किसी विद्वान के याद है, ठीक है, आपने उससे परिभाषा लिख दी, और तत्पश्चात आप बताएंगे आधुनिक कारक क्या है, उन कारकों को आप यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, तो परिवर्तन के कारक कौन कौन से आधुनिक कारक हैं जिसमें परिवर्तन हो रहा है। आधुनिक कारक जिनके कारण क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो क्या आप बताएंगे इसमें जो है, तो इसमें बताना रहेगा कि अभी जो परिवार में क्या हो रहा है, जो सदस्यों क्या है, स्वच्छंदता चाहते हैं लोग, जो क्या है वो जो पहले संयुक्त परिवार जो अवधारणा था उस परिवार से बाहर निकलकर वो एकल परिवार में न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील होना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, इसके लिए स्वच्छंदता है। एक परिवार में यदि 10 से 12 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद नए सदस्य आएंगे, तो वहाँ पे हर व्यक्ति की जो रुचि है, जो मत है, आधुनिक चीज़ों को लेकर, प्राचीन चीज़ों को लेकर, पहनावों को लेकर, खान पान को लेकर जो है, तो इन सभी चीज़ों में क्या है, उनमें एक मतता देखने को नहीं मिलेगी। और एक मतता नहीं दिखेगी, व्यक्ति स्वच्छंदता की भावना को, ठीक है, स्वार्थ सिद्धि की भावना को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो उस स्थिति में ठीक क्या होगा, परिवार का विघटित रूप होगा, परिवार टूटेगा और परिवार संयुक्त क्या होगा, एकल परिवार में तब्दील वहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला आधुनिक कारक है वो है लोगों में, ये सदस्यों में क्या है, स्वच्छंदता। ठीक है, या कह सकते हैं अति महत्वाकांक्षी होना। ठीक है, तो पहला बता सकते हैं स्वच्छंदता अथवा अति महत्वाकांक्षी होना। ठीक, तो ये एक आधुनिक कारक है। क्या है, सदस्यों में क्या हो जाता है, स्वच्छंदता की भावना क्या है, बढ़ रहा है, अति महत्वाकांक्षा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आज हम तकनीकी के दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। आज तकनीक जो है, एक परिवार के अंतर 4 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं, तो हर व्यक्ति के पास आज क्या है, मोबाइल आ चुका है, संचार के माध्यम से हाथ में है। ठीक, तो एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर पा रहा है, इतना भी समय नहीं है, परंतु उस व्यक्ति का जो मोबाइल है, उस मोबाइल किसी तीसरे व्यक्ति का, उस परिवार से बाहर कोई व्यक्ति फ़ोन आता है तो उसको घंटों बात कर सकता है। ठीक, उसे मिलने के लिए जा सकता है, उसको सहायता कर सकता है। लेकिन परिवार के
अंतर्गत किसी चीज़ की मांग किया जा रहा है, कुछ काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है। तो क्यों कारण है? तो स्वच्छंदता आ गया है, अति महत्वाकांक्षी स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रहा है। तो पहला आधुनिक जो कार्य है स्वच्छंदता अथवा अति महत्वाकांक्षी होना। दूसरा जो कारण है वो कि विवाह को लेकर, ठीक है, दूसरा जो कारण है वैवाहिक दृष्टिकोण, वैवाहिक, ठीक, वैवाहिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होना, ठीक है, वैवाहिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होना। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वर्तमान में जो विवाह के प्रति जो नज़रिया है समाज में जो है वो काफ़ी उसमें परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं। कारण क्या है? तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? वैवाहिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होना। तो परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि भाई जो विवाह के पश्चात जो दो सदस्य क्या होते हैं, जो दंपत्ति के रूप में, ठीक, क्या है, जीवन यापन करना चाहते हैं, तो उनके मध्य यौन संबंध उत्पन्न वहाँ पे होना चाहिए, ठीक, उसकी उपस्थिति होना चाहिए, जिससे क्या है उनके संबंधों में मिठास है, उनके संबंध आगे बढ़ सके जो है। परंतु अब क्या हो रहा है भाई कि अब विवाह की जो समय अवधि है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। यानी अभी हम देख रहे हैं जो विवाह हो रहा है भाई, तो उस विवाह के एक व्यक्ति विवाह करने पूर्व अपने जो टारगेट्स हैं, अपने लक्ष्य हैं, अपने उद्देश्य, उसको पूरा करना चाहता है। यानी कि पहले मैं कुछ बन जाऊं और तत्पश्चात क्या करूंगा, विवाह करूंगा। तो ये भावना किसके कारण हो रहा है? तो समाज ऐसा आपसे अपेक्षा करता है, ठीक। तो समाज की जो दशाएं हैं वो क्या कर रहा है कि आप जो पहले किसी चीज़ को प्राप्त कर लो, किसी जॉब को प्राप्त करो, तत्पश्चात क्या करेंगे, आप विवाह करेंगे। तो वर्तमान में वैवाहिक जो दृष्टिकोण है उसमें व्यापक परिवर्तन हो रहा है। व्यक्ति देर से विवाह करना चाहता है, ठीक। और तीसरी बात है कि जब व्यक्ति परिवार के अंतर्गत विवाह के पश्चात परिवार में आता है और सदस्यों में जो दंपत्ति है उनके बीच यदि यौन संबंध नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उनके बीच जो है जो संबंध क्या है, टूटने की स्थिति में रहता है। और उसके कारण क्या होगा, कई बार जो तलाक की स्थिति को भी यहाँ पर पहुँच जाता है। तो हम दूसरा रखे हैं वैवाहिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होना। इसमें बता रहे हैं कि विवाह के प्रति लोगों का नजरिए में परिवर्तन हुआ है, व्यक्ति देर से विवाह कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने बात रखी यहाँ पर जो है, ठीक। तीसरा इसमें हम जो पॉइंट शामिल करेंगे वो ये कि वर्तमान में जो है अस्थायित्व की जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अस्थायित्व बढ़ना, अस्थायित्व का बढ़ना, ठीक, अस्थायित्व का बढ़ना। यानी कि व्यक्ति जो परिवार के सदस्य हैं उन सदस्यों में जो है अपने कर्तव्यों को जो है पूरा करने से ज़्यादा वो अपने अधिकारों को ज़्यादा जो है प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कारण क्या होगा, इस कारण जो सदस्यों के मध्य जो है सामंजस्य की भावना जो है नष्ट होती है और उससे परिवार टूटना चालू हो जाता है। तो क्या है, अस्थायित्व को बढ़ना। अस्थायित्व किसके लिए, तो व्यक्ति कर्तव्य छोड़कर किसको, अधिकारों को, अपने जो अधिकार हैं उनको ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे उत्तराधिकार का अधिकार हो, ठीक। हालांकि उत्तराधिकार हमारे यहाँ उतना प्रभावी नहीं है, परंतु ये है कि व्यक्ति अपना अधिकार को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, वो उसको आगे लेके जा रहा है, ठीक। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, पारिवारिक जो है विघटन की स्थिति निर्मित हो रहा है। फिर इसमें हम चौथा हम जो पॉइंट बात करें वो है तकनीकी विकास, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तकनीकी विकास या प्रगति कह सकते हैं, तकनीकी विकास अथवा प्रगति। तो तकनीक ही जो है जो आज परिवार के पूरे संरचना को जो है पूरे व्यापक स्तर पर कह सकते हैं प्रभावित किया हुआ है तकनीक ने जो है, ठीक। पहले होता क्या था कि भाई समाज में जो कह सकते हैं मोबाइल है या कह सकते हैं कोई कंप्यूटर है या इंटरनेट है बहुत ही सीमित लोगों के हाथों में रहता था, ठीक। तो लोग उतना तकनीक के प्रति जागरूक नहीं थे, उतना क्षमताएं उतना नहीं था, जो है तकनीकी विकास भी नहीं हुआ था। और जैसे जैसे तकनीक विकास कर रहा है और तकनीक क्या हो रहा है, सस्ता हो रहा है, उसी कारण जो है आज जो है उस सस्ते तकनीक के कारण जो है परिवार पर जो क्या है व्यापक प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। तो तकनीक यहाँ पे गलत नहीं है, तकनीक का जो है किस प्रकार से व्यक्ति की जो है क्या है उसके व्यवहारों को जो है गलत रूप से वो परिभाषित करता है, तब वहाँ क्या होता है परिवार में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज तकनीक ने जो है पूरे व्यक्ति के जो है पूरे जो दिनचर्या है उसको व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। तो उस दिनचर्या में क्या कर रहा है, वो अपने स्वार्थ सिद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। वो अपने जो लक्ष्य है अपने उद्देश्य उसको समय पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। और साथ ही साथ वो ऐसे कार्यों में तकनीक के माध्यम से जो प्राप्त उनको जो है सामग्री प्राप्त हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, तो उसका जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसको उपयोग में नहीं ला रहा है, बल्कि क्या है उसके विपरीत कार्य कर रहा है। और उस विपरीत कार्य करने के चलते क्या है उसके जो परिवार की जो दशाएँ हैं, जो उसकी आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो रहा है। और वो पूरा होने के न होने के कारण क्या हो रहा है, पारिवारिक विघटन की निर्मित हो रहा है, जो है परिवार में असंतुलन की भावना है, ठीक, असंतोष की भावना है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। चूँकि ये कितने नंबर में 10 नंबर पूछा था, आप यदि पॉइंट में इसको लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
यदि पॉइंट आप ज़्यादा लिखते हैं तो कुछ को आप क्या लिख सकते हैं, कुछ को आप जो है दो या एक को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी आप सामान्य शब्दों में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमने क्या देखे, पारिवारिक विघटन के आधुनिक कारक पर हमने यहाँ पर चर्चा की है जो है। ठीक, तो क्या क्या था, पहला स्वच्छंदता अथवा अति महत्वाकांक्षी होना, वैवाहिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होना, देरी से विवाह हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अस्थायित्व का बढ़ना, तकनीकी विकास होना। ठीक, और समाज यह ध्यान रखना है यहाँ पर जो है कि देरी से विवाह का कारण ये भी है कि व्यक्ति विवाह करना तो चाहता है परंतु समाज उसके लिए क्या है, उतना तैयार नहीं होता, उसको तैयार होने का मौका नहीं देता है। क्यों? क्योंकि क्या है, आज समाज में व्यक्ति जो है इस आधार पर उसको जो है ज़्यादा उसको सम्मान मिलता है कि वो जॉब में है अथवा नहीं है। एक चपरासी की तुलना में एक व्यक्ति जो मास्टर किया हुआ, MSc किया हुआ, उसको सम्मान नहीं मिलेगा समाज में। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, सरकारी जॉब है, नौकरी है। क्यों? क्योंकि उसमें ध्यान रखिए, आज जो है कोरोना जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें, तो भाई उसमें एक है कि सरकार उसके वेतन में कटौती नहीं करेगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है भाई उसमें कटौती हो सकता है। तो क्या है उसमें, तो प्राइवेट सेक्टर में अनिश्चितता है और क्या है, जो सरकारी क्षेत्र में क्या है, उसमें निश्चितता की भावना होती है। इसलिए समाज आपसे अपेक्षा करता है आप किसमें, सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा काम करें और उन टारगेट्स को पूरा करने के चलते आप क्या कर रहे हैं, आप विवाह समय पर नहीं करते हैं। ठीक, तो इन प्रमुख कारणों के चलते क्या हो रहा है, आधुनिक जो परिवर्तन जो कारक उसमें है जिसके कारण पारिवारिक विघटन हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक प्रघटना क्या है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो प्रश्न जो है अपने सिलेबस में डायरेक्ट हमको नहीं मिलता है वो था सामाजिक प्रघटना क्या है, व्हाट इज़ अ सोशल फिनोमिना। ठीक है, आगे लिखा था इसमें सामाजिक घटनाओं प्रघटनाओं के अध्ययन में, सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये 20 नंबर पूछा गया था। हालांकि उस समय क्या है 20 नंबर 40 नंबर तक का सवाल आता था। अभी इसमें क्या है, समाजशास्त्र केवल कितना आएगा, 10 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा जो है। ठीक, तो उस समय ये आया था 20 नंबर के लिए आया था 2014 में। ठीक, 2014 का प्रश्न है ये 20 अंक के लिए, परंतु अब कितने आएगा, समाजशास्त्र में अधिकतम 10 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। तो क्या होता है सामाजिक प्रघटना। ठीक है, तो सामाजिक प्रघटना से देखिए ऐसा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो मूल्य है, विचारधाराएं हैं, परंपरा है, रीति रिवाज है, ठीक, तो इन सभी का अध्ययन करना क्या है, सामाजिक प्रघटना कहलाती है। मतलब समाज के ऐसे नियम हो सकते हैं। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, तो इसको बता सकते हैं सामाजिक प्रघटना, सामाजिक प्रघटना के अंतर्गत सामाजिक मूल्य अभिवृत्ति ठीक, नियम रीति रिवाज ठीक, तो सामाजिक मूल्य है, अभिवृत्ति है, नियम है, रीति रिवाज है, ठीक, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये हमें क्या है, सामाजिक प्रघटना क्या है, मतलब समाज के सभी नियम, व्यवहार, अभिवृत्ति, नियम, रीति रिवाज, जनरीतियाँ, लोकाचार क्या है, इन सभी का अध्ययन करना क्या है वो प्रघटना, सामाजिक प्रघटना कहलाती है। क्लियर है? अब देखो सवाल में क्या लिखा था कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग की व्याख्या कीजिए। उपयोग किस प्रकार से, वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग की व्याख्या कीजिए, मतलब वैज्ञानिक जो पद्धति है हम किस प्रकार से उसको उपयोग में लाते हैं, उस पर यह सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों के निम्नलिखित हम उपयोग देखने को मिलता है। तो निम्नलिखित उपयोग वैज्ञानिक पद्धतियों के, नेक्स्ट वैज्ञानिक पद्धतियों के निम्नलिखित उपयोग हैं, यह उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में ठीक वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग की हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या बता सकते हैं किस प्रकार से हम सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो पहला हम ध्यान रखना इसमें उपयोग करते समय हम यहाँ ध्यान रखते हैं कि हम नंबर 1 ठीक, कि हमारा जो अध्ययन होना चाहिए क्या है, सामाजिक घटनाओं क्या करेंगे, वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। तो पहला लिखेंगे सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन कैसे किया जाएगा, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सामाजिक प्रघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का हम प्रयास यहाँ पर जो है करते हैं। ठीक है, नंबर 1।
सामाजिक प्रघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, बता सकते हैं इसमें जो है, तो इसमें बता सकते हैं हम अनुसूची है, ठीक है, प्रश्नावली है, ठीक, साक्षात्कार है, ठीक, तो इन सभी अवलोकन है, इन सबको हम इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक, क्या है, सामाजिक प्रघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है। दूसरा, केवल वास्तविक प्रघटनाओं का अध्ययन। तो ऐसे घटनाओं को हमको ये प्रघटनाओं का अध्ययन करना है, ठीक, जो क्या हो, वास्तविक हो, ठीक, जिसको क्या कर सके, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता सके, उसको प्रमाणित कर सके, उन घटनाओं को क्या करना है, अध्ययन हमको करना होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, दूसरा वास्तविक प्रघटनाओं का अध्ययन करना होता है। तीसरा, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करना, कार्यकारण संबंधों का अध्ययन करना। तो जो सामाजिक प्रघटनाएं हैं, तो एक घटना जो है उसे घटित होने का कारण क्या है, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना, सामाजिक प्रघटना के अंतर्गत किसी घटना घट जाता है, कोई भी घटना घटा, तो उसके कारणों क्या है, उस समाजशास्त्रीय कारण क्या है, उसका अध्ययन किया जाता है, ना कि उस घटना के क्या क्यों नहीं होगा, उस घटना के कैसे दूसरा क्या रूप होगा अथवा नहीं होगा, यानी वो घटना अच्छा अथवा बुरा है, इसका अध्ययन हम नहीं करते हैं, बल्कि उस घटना के समाजशास्त्रीय कारण क्या थे, इसका हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं। जैसे कि तो समाज में क्या है, दहेज प्रथा है। अब दहेज प्रथा के समाजशास्त्रीय कारण क्या है, उसको हम अध्ययन करेंगे, परंतु ये दहेज प्रथा के कारण क्या नुकसान होता है, ठीक है, इससे खतरा क्या है, ठीक है, तो इसका हम अध्ययन नहीं करते। तो हम अध्ययन करते हैं दहेज प्रथा क्या है, इसके कारण क्या है, ठीक, इसके निदान क्या है, उन सब पर हम चर्चा एक बार हम जो है समाजशास्त्री अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं, परंतु वो घटना के क्या अच्छे है क्या बुरा है, उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना, कार्यकारण संबंधों का अध्ययन करना यहाँ पर होता है। फिर है सिद्धांतों का निर्माण करना। चौथा है सिद्धांतों का अथवा नियमों को, सिद्धांतों का निर्माण करना, यानी जब कार्यकारण संबंध में पता चल जाता है, तो उसके पश्चात जो शोधार्थी होता है, जो अध्ययन करता होता है, वो अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, और उस सिद्धांत के आधार पर जो क्या है, उस सिद्धांत के आधार पर उस व्यक्ति को वहाँ पर जाना जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। जैसे इमाइल दुर्खिम ने क्या दिया, आत्महत्या सिद्धांत दिया, तो वो क्या बता रहे हैं, तो 4 जो अलग अलग आत्महत्या के प्रकार बताए, तो उन सभी आत्महत्या प्रकारों के समूह क्या बोलते हैं, आत्महत्या का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नवीन ज्ञान की प्राप्ति होता है, सिद्धांतों के साथ क्या है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो। तो चौथा बता दिया। फिर आप 5 यहाँ बता सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पर सिद्धांत क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो सिद्धांतों क्या कर सकते हैं, हम इसका पुनर्परीक्षा कर सकते हैं, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा या परीक्षण करना। ठीक है, तो सिद्धांत बन गया है, उस सिद्धांत को हम क्या करेंगे, दोबारा हम उसको क्या कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, पुनः परीक्षण कर सकते हैं कि क्या जो अध्ययन पहले किए थे, क्या वो अध्ययन वर्तमान में लागू हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना होता है। और फिर जो सिद्धांत का हम पुनर्परीक्षण कर दिए हैं, तो फाइनली वो सिद्धांत कैसा होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, सार्वभौमिकता का गुण होना। ठीक, तो ये क्या है, यानी सार्वभौमिकता मतलब है कि भाई जो सिद्धांत हम बना रहे हैं, वो सिद्धांत सभी जगहों पर क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। ठीक, तो ये सामाजिक प्रघटनाओं के जो वैज्ञानिक पद्धति है, सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते समय इन चीज़ों का हम विशेष रूप से ध्यान हम जो है रखते हैं। क्लियर है। तो कितना नंबर के लिए, 20 नंबर के पहले पूछा गया था, अभी 20 नंबर सवाल नहीं आता है, परंतु ये 10 नंबर के लिए ये 8 नंबर के सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो 3 चीज़ें हमने बात की, पहले आत्महत्या का सिद्धांत क्या है, ठीक, उस पर हमने चर्चा की। दूसरा हम बात की यहाँ पर कि पारिवारिक विघटन के लिए आधुनिक कारक क्या है, उस पर हमने बात की। और तत्पश्चात हम बात की सामाजिक प्रघटना क्या है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सामाजिक प्रघटना के अंतर्गत इसको सामाजिक मूल्य क्या है, ठीक है, अभिवृत्ति क्या है, नियम क्या है, जनरीति हो गया, लोकाचार हो गया, इन सभी का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक, और इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों जो व्याख्या है उसको हम जो है निम्नलिखित रूपों में हम करते हैं। नंबर 1, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, केवल वास्तविक प्रघटनाओं का अध्ययन करना, कार्यकारण संबंधों का अध्ययन करना, सिद्धांतों का निर्माण, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा, और फाइनली है सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो समाजशास्त्री जो सिलेबस में नहीं लिखा है परंतु इससे जुड़े जो सवाल आते थे उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किए। ठीक है, तो थैंक यू।